हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज की इस पहले वीडियो पर मैं ये आपको बताने जा रहा हूँ कि सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान की 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन से, ठीक है ना। 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगा जो कि बोर्ड एग्जाम में आने ही पक्का कि पक्का। आप पढ़ के जाना और लिख के आओगे, ये मैं तुम्हें 100% दावे के साथ कह रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम गंवाए बताता हूँ आपको कौन से 5 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए मैं बता रहा हूँ सोशल साइंस के पहले चैप्टर फर्स्ट चैप्टर के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, जिसमें से सिर्फ मेरे राष्ट्रवाद उदय मतलब राष्ट्रवाद का उदय, ठीक है ना, इस चैप्टर से बताऊंगा। 5 क्वेश्चन बताऊंगा चैप्टर में यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय बताऊंगा, ठीक है बच्चों। राष्ट्रवाद का उदय कहाँ पर? यूरोप में, जिसमें आता है हमारा इटली का एकीकरण, ठीक है ना, ये सब पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं पहला चैप्टर क्या, पहला क्वेश्चन क्या कहता है मेरा कि राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं, मतलब राष्ट्रवाद है क्या, ठीक है। चलिए बताता हूँ राष्ट्रवाद क्या है। मैं कहता हूँ रोज कुछ न करना, ये सारे क्वेश्चन पढ़ के जाना, कुछ न कुछ नहीं बहुत कुछ लिख के आओगे, कुछ न कुछ नहीं बहुत कुछ लिख कर आओगे। देखिए पहला चैप्टर मेरा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि राष्ट्रवाद वह भावना है, राष्ट्रवाद वह भावना है जिसके द्वारा लोगों में अपने देश के प्रति प्रेम, सम्मान और एकता की भावना पैदा होती है, एकता की भावना पैदा होती है। समझ में बात? राष्ट्रवाद क्या है भाई? राष्ट्रवाद क्या करते हो? राष्ट्रवाद करते जो अपने देश से प्रेम करें, ठीक है ना, अपने देश से प्रेम करें, अपने ही देश में एकता बनाकर सम्मान के साथ रहे, ठीक है ना, देश से प्रेम करें। बस यही क्या होता है कि हमारा देश के प्रति प्रेम होता है, राष्ट्रवाद की भावनाओं, इसी भावनाओं को हम क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद की भावनाओं, ठीक है ना। राष्ट्रवाद के अंतर्गत लोग स्वयं को एक ही राष्ट्र का हिस्सा मानते हैं। क्या? क्वेश्चन को समझो पहले, क्या कह रहा है? राष्ट्रवाद के अंतर्गत लोग, जो राष्ट्रवाद होता है, राष्ट्रवाद के अंतर्गत लोग क्या करते हैं? राष्ट्र का हिस्सा मानते हैं। किसको मानते हैं? अपने आप को, जैसे आप हैं या मैं, ठीक है, आप और मैं क्या करूं? इस पूरे राष्ट्र में क्या करूं? सम्मान के सहित एकता की भावना बनाकर रहने लगे, और हमारे अंदर क्या हो? एक जागरूकता उत्पन्न हो अपने देश को लेकर के। बस वही होता है राष्ट्र का हिस्सा हो। जिस दिन आप अपने देश के लिए प्रेम करने लगेंगे, बस वही दिन क्या हो जाएगा अपना, आप एक राष्ट्र का हिस्सा बन जाएंगे। समझ में? क्या कहते हैं? हिस्सा मानते हैं, और यह विश्वास करते हैं कि वे समान इतिहास, सांस्कृतिक, भाषा और परंपराओं से जुड़े हुए हैं। इस भावना के कारण लोग अपने ही देश की स्वतंत्रता, सुरक्षा, विकास के लिए कार्य करने को तैयार रहते हैं। क्या करते हैं कि जो व्यक्ति अपने देश से या फिर अपने राष्ट्रवाद से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, वो क्या करते हैं? देश की स्वतंत्रता, सुरक्षा और विकास के प्रति कार्य करने को तैयार रहते हैं हमेशा, ठीक है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए कि हाँ चलो, मैं कहने को हो जाता है कि हम राष्ट्रवाद से या फिर अपने देश से प्रेम करते हैं, बट कहने के लिए नहीं होता है, होना होता है, दिखाना होता है, करना होता है, और देश के प्रति एकीकृत होना पड़ता है, ठीक है ना। वो होती है राष्ट्र भावना। क्या होता है? राष्ट्रवाद लोगों को व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर देश के हित के बारे में सोचने की प्रेरणा देता है। यही भावना लोगों को एकजुट करती है और उन्हें विदेशी शासन या अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने की शक्ति देती है। क्या करती है? अन्याय के खिलाफ शक्ति देती है, ठीक है ना। यूरोप में राष्ट्रवाद के अनेक देशों के एकीकरण
और स्वतंत्रता आंदोलन को जन्म दिया। क्या किया? राष्ट्रवाद ने ही क्या किया? राष्ट्रवाद ने ही अनेकों देशों, कई देशों को एकीकरण एवं स्वतंत्रता। आप सभी के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि एकीकरण का मतलब क्या होता है? एकीकरण का मतलब होता है साथियों कि एक देश मतलब कई सारे देश हों, कोई भी देश हो, जैसे कि मैं ले लो जर्मनी ले लो, ठीक है ना, सॉरी गलत हो गया, जर्मनी ले लो, फ्रांस ले लो, ऐसे कई सारे देश मिल करके, बहुत सारे मिलकर के क्या करते हैं? बहुत सारे आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं? एकीकृत, मतलब एक में जुट जाना, एक ही में जुट जाना, मिल करके अपना क्या बनाते हैं? एकीकरण। एकीकरण का मतलब क्या हुआ? एकीकरण का मतलब यह हुआ कि कई देश मिल करके मिलजुल कर रहते हैं, रहना नहीं हुआ एकीकरण। जैसे कि बोल दिया जाए कि कुछ नहीं, परिवार में कैसे रहते हो भाई? सभी लोग मिलजुल के रहते हो ना, सभी लोग रहते हैं। अभी कहीं लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो क्या बोलते हो भाई कि नहीं, अगर लड़ाई झगड़ा चाहे कितना भी हो जाए, बट हमें क्या होना चाहिए? एकजुट होकर ही रहना चाहिए, ठीक है ना? यही बस एकजुट होना ही क्या कहलाता है? हमारा एकीकरण। क्या कहलाता है? एकीकरण, ठीक है ना? ये हुआ हमारा पहला क्वेश्चन। अब हम चलते हैं दूसरी क्वेश्चन। क्या है दूसरा क्वेश्चन? क्या कहता है कि फ्रांसीसी क्रांति 1789, फ्रांसीसी क्रांति 1789 ने यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में कैसे योगदान दिया? मतलब फ्रांसीसी क्रांति जब हुई थी 1789 में, तो क्या बोल रहा है कि यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में क्या योगदान दिया, कैसे योगदान दिया, ये सब बताएंगे, ठीक है ना? चलिए, क्वेश्चन था मेरा योगदान। उत्तर बता रहा है कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति ने यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्या निभाई? एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस क्रांति ने लोगों को क्या किया भाई? इस क्रांति ने लोगों को क्या किया? स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे का संदेश दिया। क्या योगदान दिया? स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे का संदेश दिया। बस यही हुआ, एक प्रकार का योगदान हुआ। क्या हुआ? इससे पहले फ्रांस में राजा की निरंकुश सत्ता थी। जो 1789 की क्रांति हुई थी, उससे पहले क्या था? राज्य में क्या हो रहा था भाई? निरंकुश राजा था। वो प्रजा पर कोई जोर नहीं देता था, कुछ नहीं करता था, बस वो अपना सोचता, राइट? इसीलिए उसको क्या बोल दिया? निरंकुश राजा का मतलब हुआ वो अपने आप में क्या हो? स्वयं में ही लीन हो, मतलब कि जनता के ऊपर कोई फोकस न करना। समझ में बात दोस्तों? राष्ट्रगान और संविधान क्या हुआ? लेकिन क्रांति के बाद यह सिद्ध हुआ कि सत्ता जनता के हाथ में होती। क्या हुआ? सत्ता जनता के हाथ में होती। हाँ, वास्तव में कहते हैं कि हाँ, सत्ता किसमें होती? जनता के हाथ में। अगर जनता कुछ भी चाह जाए ना, तो कुछ भी कर सकता है। राजा कुछ नहीं है। राजा तो बस चुना गया, मतलब पब्लिक द्वारा चुना गया एक व्यक्ति होता है भाई। अगर हम लोग चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, बट हमें क्या होना चाहिए? एकजुट होना चाहिए, ठीक है ना? सत्ता जनता के हाथ में होती है। राष्ट्रीय झंडा क्या हुआ? राष्ट्रीय झंडा, राष्ट्रगान और संविधान जैसे प्रतीकों ने लोगों में राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत किया। किसने किया मजबूत? राष्ट्रगान, संविधान और राष्ट्रीय झंडा क्या किया? मजबूत किया। किसको? भावनाओं को, हमारी भावनाओं को मजबूत किया, ठीक है ना? नागरिकों को सम्मान अधिकार मिले और क्या? सामंतवाद समाप्त हो। सामंतवाद पहले जो चल रहा था वो समाप्त हो गया। फिर क्या हुआ? फ्रांसीसी सेनाओं के माध्यम या फिर द्वारा
ये विचार यूरोप की अन्य देशों में भी फैले। ये विचार क्या हुआ, अन्य यूरोप की अन्य देशों में भी फैले, ठीक है ना। जिससे लोगों में अपने देश के प्रति प्रेम और एकता की भावना आई। क्या हुआ, अपने देश के प्रति क्या हुआ, प्रेम हुआ, भावनाएं हुई, ठीक है ना। पहले क्या था कि राजा जब निरंकुश था तो जनता पर कोई जोर नहीं देता था, सिर्फ जनता को क्या करता था, प्रताड़ित करता था, ठीक है ना, एक प्रकार से प्रताड़ित करता था। बट क्या हुआ, 1789 के बाद जब क्रांति हुई तो भी क्या, वहां के लोगों में क्या हुआ, एकता की भावना उत्पन्न हुई, ठीक है ना, एकता की भावना जागी और क्या हुआ, राष्ट्रवाद का विकास हुआ। किसका हुआ, राष्ट्रवाद, ठीक है ना, राष्ट्रवाद का विकास हुआ, ठीक है। समझ में आई बात, कुछ नहीं याद करना है, बस इतना समझो। क्वेश्चन क्या था मेरा, फ्रांसीसी क्रांति 1789 में यूरोप ने राष्ट्रवाद के विकास में कैसा योगदान दिया, कैसा, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे का संदेश दिया। बस ये समझो कि स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे का संदेश दिया, ठीक है ना। देखो मैं कहता हूं कि रटा रटाया मत दो, ठीक है ना, रटा रटाया क्वेश्चन मत याद करो, मत रटो इन सब आंसर को, समझो कहना क्या चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, बात करूंगा क्या, समानता, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, ठीक है ना। पेज ऐड कर लेता हूं, स्वतंत्रता, ठीक है ना, और क्या दी, समानता, और क्या हुआ, भाईचारा, ये तीनों क्या हुए, मिले। बस ये समझो कि हमें इन तीनों का योगदान मिला। पहले वो क्या हुआ था, 1789 क्या यार गलत हो रहा है, 1789 जब क्रांति हुई है, ठीक है ना, क्रांति के बाद हमें ये सारी चीजें देखने को मिली। क्या मिली, ये सारी चीजें देखने को मिली। पहला स्वतंत्रता, दूसरी समानता और तीसरा भाईचारे का संदेश मिला या फिर योगदान, ठीक है ना। देख लीजिए क्या बोल रहा है, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे का संदेश दिया, मतलब स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, राष्ट्रीय झंडा, राष्ट्रीय गान, संविधान का योगदान दिया। सबसे महत्वपूर्ण क्या हुआ, एकता की भावना, क्या हुई, एकता की भावना, इसमें लिख लेना, एकता की भावना, ठीक है ना। ये तीनों चीज लिख के आना, सीधा पूछना है ना, सीधा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि राष्ट्रवाद, फ्रांसीसी क्रांति 1789 में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में कैसा योगदान दिया, लिख के आना बच्चों, कुछ नहीं घबराना नहीं है। क्या लिख के आना है, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा और एकता की भावना का योगदान दिया, ठीक है ना। समझ में आई बात। चलिए क्वेश्चन मेरे दो हो गए। तीसरा क्वेश्चन मेरा क्या कहता है कि नेपोलियन ने यूरोप में राष्ट्रवाद को कैसे फैला। जो नेपोलियन था ये बहुत अच्छा शासक था, कैसा था, बहुत ही अच्छा शासक था भाई। नेपोलियन तो मेरे लिए फेवरेट है क्योंकि उसने जो भी किया बहुत अच्छे कार्य किए, ठीक है ना। तो फिर नेपोलियन ने यूरोप में राष्ट्रवाद को कैसे फैलाया, ठीक है ना। चलिए बताते हैं कैसे फैलाया उन्होंने। नेपोलियन ने क्या हुआ कि नेपोलियन बोनापार्ट ने यूरोप के कई देशों पर विजय प्राप्त किया। कितनी, देखा ना, मैंने बताया था कि जो नेपोलियन था बहुत अच्छा शासक था। और सच्चाई है कि जो भी अच्छा शासक होता है या फिर अच्छे लोग होते हैं ना, वो बहुत दिन तक चलते हैं, ठीक है ना। तो क्या हुआ, कई देशों पर विजय प्राप्त की, कितने, कई देशों पर विजय प्राप्त की और वहां अपने सुधार लागू किए। भाई अच्छा राजा था तो कुछ भी कर सकता था,
जो भी करता था सुधार करता था, मतलब कि अच्छी चीजें ही करता था, ठीक है ना। राजा सोलमी से जो बहुत अच्छा था, ठीक है ना। क्या किया उसने 1804 में नेपोलियन संहिता लागू की। कितने में, ये याद रखना दोस्तों, ये पक्का लिख के आना, ठीक है ना, डरना नहीं है हमें, करके आना, ठीक है ना, छोड़ना नहीं है कुछ। 1804 में नेपोलियन संहिता लागू की, जिससे कानून के सामने सभी नागरिक समान हो गए। क्या हुआ, कानून के सामने सभी नागरिक क्या हो गए, समान हो गए। जागीरदारी प्रथा समाप्त हो गई। मतलब क्या होता था, जो नेपोलियन था उससे पहले, जब नेपोलियन नहीं आया था तो उससे पहले क्या हुआ था, वहां पे क्या करता था, अपनी जागीर चलाते थे। जागीरदारी क्या होता, खुद का रौब जमाना या फिर खुद की एक प्रकार की क्या करना, ये मान लो कि अपना रोग जमाना, ठीक है ना, और कुछ नहीं, अपना रोग जमाना, सिर्फ अपना, ना कि कानून की मानना और ना ही देश के लोगों की मानना, ठीक है ना। क्या होता है कि फिर उसने क्या किया, नेपोलियन आया फिर उसको समाप्त कर दिया, कुछ बचा नहीं। फिर उसने क्या किया, नई प्रथा लागू कर दी। कौन सी, नए कानून लागू किए, नए प्रथा चालू की, ठीक, प्रथा समाप्त की गई और व्यापार की स्वतंत्रता दी। क्या क्या उसने बोला कि व्यापार करो, कोई बात नहीं, नेपोलियन बोला अपने देश के प्रजाओं से, बोला कि कुछ ना करो, क्या करो, जो हो रहा था उसको छोड़ो। लेकिन जब से वो आया, क्या कहने लगा, समानता को समाप्त कर दिया और क्या, व्यापार की स्वतंत्रता दी, मतलब तुम व्यापार कर सकते हो। इन सुधारों से लोग अपने अधिकार का ज्ञान हुआ। मतलब हमें कौन सा अधिकार, कैसे, क्या मानना चाहिए, ये चीजें बताइए, ठीक है ना, ज्ञान हुआ। हालांकि नेपोलियन का शासन निरंकुश था, उसका जो शासन था उसका थोड़ा बहुत निरंकुश था, जो कार्य करता था बहुत अच्छा ही करता था ना, निरंकुश था। और लोग भारी करो सबका मतलब भारी करों व जबरन सैनिक भर्ती में परेशान थे। पहले क्या था कि भारी कर, जो कर्जा होता नहीं उसको बोलते हैं कर, भारी कर्जा, जबरन सैनिक भर्ती, मतलब क्या होता था कि लोगों को पकड़ के जबरदस्ती उनको सैनिक बना देता, ठीक है ना। अब क्या हुआ यार, अब तो जानते हो क्या, पहले फॉर्म भरो, ये करो, लेकिन पहले क्या होता था कि जबरदस्ती क्या करता था, जबरदस्ती, ठीक है ना, जबरदस्ती लोगों को पकड़ के उसको सेना में भर्ती करते थे, ठीक है ना, भर्ती कहते थे चलो लड़ो, ठीक है ना। परेशान थे, फिर भी उसके सुधारों ने लोग एकता और स्वतंत्रता की भावना को जन्म दिया। ये चीजें क्या हुआ, जब नेपोलियन आया तो क्या हुआ, उसके सुधारों ने लोगों में एकता स्वतंत्रता की भावना को जन्म दिया। इस प्रकार नेपोलियन क्या हुआ, नेपोलियन के शासक ने अप्रत्यक्ष रूप से यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में योगदान दिया, ठीक है ना। क्या करना है, कुछ नहीं लिखना है, सीधा से आना है। पहले क्वेश्चन को समझो, क्या है, नेपोलियन से पहले क्या था, निरंकुश राजा था, ठीक है ना, निरंकुश राजा, निरंकुश से क्या होना है, फिर नेपोलियन, ऐसे समझो बात को, ठीक है ना। नेपोलियन नेपोलियन आया तो उसने क्या किया, सबसे पहले क्या किया, निरंकुशता को हटाया, ठीक है ना, निरंकुशता को हटा दिया, समझे बात। निरंकुशता मतलब क्या हुआ ना, को हटा दिया, समझे बात। जब वो आया तो फिर नए नए कानून लगा दिए, नए नए विचारधाराएं रखी, जिससे लोग क्या हुआ, अपने अधिकारों को समझ सके, ठीक है ना। फिर उन्होंने क्या किया, राष्ट्र में इसी तरीके से लोगों को ज्ञान देते हुए क्या हुआ, यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने का योगदान दिया। बस ऐसे ही लिखना, ठीक है ना, समझ गए। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है, देखिए वीडियो लंबी हो रही है वो बात ठीक है, बट
समझ में क्या आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। टाइम दोगे, कहते हैं ना कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है मेरा, जर्मनी की एकीकरण में ओटोमान बिस्मार्क की क्या भूमिका थी। क्या थी, ओटोमान बिस्मार्क की क्या भूमिका थी। चलिए बताता हूं क्या भूमिका थी। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने है। ऑटोमान बिस्मार्क जर्मनी का एकीकरण का प्रमुख सुधार था। कौन था, सूत्रधार। समझ आ रही बात, क्या था, सूत्रधार था। वह प्रसा का प्रधानमंत्री था। किसका था, प्रसा मतलब वहां के लोगों का प्रधानमंत्री था। और उसने क्या किया, लौ और रक्त की नीति अपनाई। लौ और रक्त की नीति अपनाई। बिस्मार्क ने कूटनीति और युद्ध के माध्यम से जर्मनी को छोटे छोटे राज्यों को एकजुट किया। क्या हुआ कि जर्मनी के जो छोटे छोटे राज्य उनको क्या किया, एकजुट कर दिया, ठीक है ना। जर्मनी के छोटे छोटे राज्यों को एकजुट किया। उसके नेतृत्व में 3 प्रमुख युद्ध लड़े। किसने लड़े, 3 भाई। कितने लड़े भाई, 3। कौन कौन से, डेनमार्क कब, 1864, ऑस्ट्रेलिया 1866, फ्रांस 1870। इन युद्धों में प्रसा की जीत हुई। इन युद्धों में क्या हुआ, प्रसा की जीत हुई। और क्या बता रहा है, जर्मनी के एकीकरण संभव हुआ। 3 युद्ध लड़े, उसके बाद में क्या हुआ कि जर्मनी का एकीकरण संभव हुआ। बताओ, यहाँ इंसान एक लड़के बिखर जाता है। उसने क्या किया, जर्मनी को एक करने के लिए 3 युद्ध लड़े। डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया एंड फ्रांस, जीत हुई, ठीक है ना। जर्मनी एकीकरण संभावना हुई। और फिर क्या हुआ, 1871 में वर्साई के महल में जर्मनी को एक राष्ट्र घोषित कर दिया गया। क्या कर दिया गया, राष्ट्र घोषित किया गया। और विल्हेल्म प्रथम को जर्मनी का सम्राट बनाया गया। किसको सम्राट बनाया गया, जर्मनी को, है ना। किसके द्वारा, विल्हेल्म प्रथम को जर्मनी का सम्राट बना दिया गया। बस यही हुआ। देखो, तुम्हें ये चीज याद रखना है, सबसे चीज इंपॉर्टेंट है, लिख दे रहा हूं। 3 चीज याद रखना, ये तुम्हारे मल्टीपल चॉइस में आ सकता है। कौन सी चीज, ऐसे आएगा कि ऑटोवान नहीं, सीधा आएगा कि एकीकरण। जो ऑटोवान बिस्मार्क था, जर्मनी में कौन से युद्ध कब लड़े थे ना। चलिए बताता हूं। ऑटोवान 3 युद्ध कौन कौन से युद्ध लड़े, ठीक है ना। सीधे से नंबर 1 में लिखना, क्या लिखना, देखो इधर कौन कौन सा है। डेनमार्क 1864 में, सबसे पहले डेनमार्क कब लड़ा, 1864 में, ठीक है ना। दूसरा कब लड़ा, ऑस्ट्रेलिया 1866 में। किसमें लड़ा, ऑस्ट्रेलिया 1866 में। दूसरा युद्ध कौन सा था, ऑस्ट्रेलिया किसमें लड़ा, 1866। भाई कितने, 1864 और 1866, इन सबको का टाइम कितना है, 2 वर्ष बाद। 2 वर्ष बाद कितना, ट्रिक से याद रखना। कैसे, पहले में क्या हुआ, 1864। दूसरा, जब दूसरा आएगा 2 साल और बढ़ा देंगे, कितना, 2 साल और बढ़ा देंगे तो क्या आ जाएगा, 1864 से कितना हो जाएगा, 1866। मतलब 2 साल ना लड़ करके फिर क्या हुआ, 2 साल बाद लड़ा 1866 में। कौन सा, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना। तीसरा क्या था, तीसरा ये रहा, फ्रांस 1870। देखो कितना मतलब अजीब है भाई, मतलब अजीब नहीं, एकदम ट्रिक बन गए भाई, ट्रिक क्या होते हैं, ट्रिक बन गए। तीसरा बता रहा है कि कब लड़ा, फ्रांस कब लड़ा, 1870 में,
अब देखो भाई, 2 का गैप यहाँ और 2 का गैप यहाँ, याद करने कितना हुआ? पहला याद रखो, सारे याद हो जाएंगे। पहला याद रखो 1864, दूसरा 1867, तीसरा 70, यानी कि सब में किसका कितने गैप है? ओनली 2 का गैप, ठीक है ना? क्या हो जाएगा? एक बार और देखो, 1870, फिर 64, 66 एंड 70, ठीक है ना? अब याद हो जाएगा। चलिए 5वां क्वेश्चन, अब मेरा लास्ट क्वेश्चन है ये भाई, ये ना वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी IMP, ठीक है ना? ये करके आना दोस्त पक्का भाई, अगर आए हो ना कुछ लेकर जाना, और जाओगे तो कुछ लेकर जाना, ठीक है ना? ये चीज भाई करके आना, क्योंकि ये क्वेश्चन को मैं सारे क्वेश्चन तो नहीं बता सकता, सारे क्वेश्चन में बता सकता हूँ, लेकिन ये ना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना? ये मेरी दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये करके आना, ये तो पक्का नहीं छोड़ना, ठीक है ना? करके आना और लिख के आना, याद करके जाना दोस्त। क्या कहता है क्वेश्चन? इटली के एकीकरण में मैजिनी, कावूर और गैरीबाल्डी का योगदान बताइए। भाई क्या ही बात बताऊं यार, ये सब सारे ना एकीकरण करने के लिए बहुत पूछा जाता है भाई। इटली का एकीकरण हर बार पूछा जाता है, कितनी बार? हर बार पूछा जाता है भाई, अब की बार भी पूछा जाएगा, ठीक है ना? इसीलिए मैं टॉप 5 क्वेश्चंस लेकर आया हूँ फर्स्ट चैप्टर से, ठीक है ना? कौन कौन से आपको बता ही दिया हूँ। आंसर क्या है कि इटली का एकीकरण में कौन कौन से लोगों ने कैसे योगदान दिया। क्या था? इटली के एकीकरण में मैजिनी, कावूर और गैरीबाल्डी, कौन थे? मैजिनी, कावूर और गैरीबाल्डी का महत्वपूर्ण योगदान था। कैसे था? मैजिनी एक महान विचारक और क्रांतिकारी थे। कौन थे? मैजिनी कौन थे? विचारक, ठीक है ना? क्या थे? विचारक, क्रांतिकारी, ठीक है ना? क्रांतिकारी थे। उन्होंने यंग इटली संगठन किया। क्वेश्चन लिखते जाओ, क्या लेंगे? मैजिनी। भाई याद करने के लिए ना भाई कुछ ट्रिक बनानी पड़ती है भाई। यंग ने क्या किया? यंग इटली संगठन किया। इटली संगठन किया, ठीक है ना? याद रहेगा ना? फिर क्या हुआ? संगठन बनाकर लोगों में राष्ट्रवादी विचार फैलाए। भाई क्या बोला था मैंने? विचार है। क्या क्या सुने? संगठन बनाया, मतलब यंग इटली बनाकर, तो उसको एक सोचा समझा, फिर क्या किया? बनाकर लोगों को राष्ट्रवादी विचार और फैलाया, ठीक है ना? विचारों को फैलाया। फिर क्या हुआ? कावूर, कौन आ जाएगा? कावूर सार्डिलिया, कौन था ये कावूर? कावूर सार्डिलिया पिडमोंट का प्रधानमंत्री था। कहाँ का प्रधानमंत्री थे? भाई ये क्वेश्चन मिल सकता है, देखना ये क्वेश्चन तुमको मिलेगा, मल्टीपल चॉइस में आएगा। सार्डिनिया पिडमोंट का प्रधानमंत्री कौन था? क्या बताओगे भाई? कौन था? कावूर था। ये क्वेश्चन नोट कर लेना, ठीक है ना? कावूर, समझ में बात? कावूर था। उसने कूटनीति और युद्ध के माध्यम से इटली के बीच विभिन्न राज्यों को, क्या हुआ? कूटनीति मतलब विचारधाराओं और युद्ध के माध्यम से इटली के विभिन्न राज्यों को एकजुट किया। भाई एकजुट किया, सारे देश क्या थे? इधर उधर राज्य थे, इधर कोई गांव इधर है, कोई गांव वहाँ, कोई राज्य इधर, कोई इधर। तो उसने क्या किया? सबको एकजुट किया। गैरीबाल्डी एक साहसी सैनिक नेता था, ठीक है ना? ये आपसे दूसरा हो गया। यहाँ से क्या हुआ? इसका कावूर ने क्या किया? सिर्फ अपनी कूटनीति से क्या किया? माध्यम से इटली को विभिन्न राज्यों को संगठित किया और एकजुट किया, मतलब एकजुट किया, ठीक है ना? तीसरा कहा जाएगा? गैरीबाल्डी। कौन? गैरीबाल्डी, कल चेंज कर लेता हूँ, सॉरी। गैरीबाल्डी एक साहसी सैनिक। कौन था? गैरीबाल्डी एक साहसी नेता था, सैनिक भी था और नेता भी था, ठीक है ना? उसने अपनी लाल कमीजधारी सेना, भाई उसने जो अपनी क्या बोलते हैं सेना थी उसकी, उसको क्या बोलता था वो? अपनी लाल कमीजधारी सेना।
इसमें क्वेश्चन बन सकता है, पूछ सकता है कि लालधारी कैमी सेना किसको माना, किसने बनाया? क्या हुआ? हाँ मिस्टेक हो गई थी। क्या बोल रहा है कि लाल कमीजधारी, ठीक है ना, लाल कमीजधारी सेना किसने बनाई? क्या बताओगे प्यारे साथियों, क्या बताओगे? लाल कमीजधारी सेना किसने बनाया? गैरीबाल्डी। किसने? गैरीबाल्डी ने। सीधा क्वेश्चन क्या बनाएगा? गैरीबाल्डी ने, ठीक है ना, समझ में आई बात? गैरीबाल्डी ने साहसी सैनिक नेता था, उसने क्या किया? अपने लाल कमीजधारी सेना के साथ दक्षिण इटली को मुक्त कराया। कितना हुआ? दक्षिण इटली को मुक्त कराया, मतलब कि आजाद कराया। इन तीनों के संयुक्त प्रयासों से 1861 में इटली का एकीकरण पूरा हुआ। क्वेश्चन आएगा यहाँ से मल्टीपल चॉइस में कि इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ, ठीक है ना, इसको नोट कर लेंगे। इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? कब पूरा हुआ? क्वेश्चन में आएंगे क्या लिख करके? 1861। क्या? 1861, ठीक है ना, समझ में बात? हो गया? कितना आसान था, एक बार सारे रिपीट लेता हूं। क्या क्या था? पहला क्वेश्चन क्या था? राष्ट्रवाद। पहला क्वेश्चन था राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं? मैंने आंसर में क्या बताया? राष्ट्रवाद इतिहास मानते हैं, ठीक है ना। क्या? राष्ट्रवाद वह भावना है जिसके द्वारा लोगों में अपने देश प्रति प्रेम, संभावना, एकता, ये सब हुआ ना, समझा दिया है, अच्छे से लग लेना। और हाँ, अगर इसकी नोट करना है तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं तो फिर आप चले जाइएगा मेरे प्लेटफॉर्म तिलक राम इंस्टीट्यूट, यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, कहीं भी सर्च करिएगा, टेलीग्राम पर कहीं भी सर्च कर लीजिएगा। क्या क्या सर्च करेंगे? तिलक राम, ठीक है ना, तिलक राम इंस्टीट्यूट। समझ में आई बात? तिलक राम इंस्टीट्यूट में संपर्क करना, कुछ भी सर्च करना, चाहे वो व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो या फिर वाईटी यूट्यूब, कुछ भी, हर कहीं पे तुम्हें ये सारे नोट्स मिल जाएंगे आराम से, ठीक है ना, कोई टेंशन नहीं। अगर कोई दिक्कत होती कमेंट करिएगा, बिल्कुल आपके हर एक कमेंट का जवाब दिया जाएगा, कोई टेंशन नहीं। अब हम आपको बताएंगे कि कैसे क्या करना है, ठीक है ना। बस बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को। और हाँ दोस्तों, अगर इतना जरूर कहूँगा कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है ना। तो पढ़ ही लिया है कि 1789 में क्या हुआ था, क्रांति कैसे हुई थी, ठीक है ना, योगदान कैसे रहा है यूरोप में, नेपोलियन ने यूरोप में राष्ट्रवाद को कैसे फैलाया, ठीक है ना। सारे क्वेश्चन कर लेना, आराम से लिख के आना। मैं कहता हूँ कि कुछ मत छोड़ के आना, मैं कहता हूँ कुछ मत छोड़ के आना, कुछ ना कुछ तो करके आना मेरे दोस्तों। मैं तुम्हें उस लेवल तक के क्वेश्चन बताऊंगा जो शायद आज तक का किसी ने नहीं बताया, ठीक है ना, वो बताऊंगा, ठीक है। बने रहिए मेरे इस यूट्यूब चैनल को, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय बाय, टाटा।